षष्ठ अध्याय के द्वितीय पाद में स्वर प्रकरण में आज आपको सूत्र पढ़ना है हिरण्य परिमाणम धन। हिरण्य परिमाणम प्रथमा का एक वचन, धन सप्तमी का एक वचन। हिरण्यं च तत्परिमाणं चैति हिरण्य परिमाणम कर्मधारय तत्पुरुष। अर्थ करेंगे सूत्र का। हिरण्य परिमाण वाची पूर्व पदम धन शब्दे उत्तर पदे विकल्पेन प्रकृति स्वरम भवति। हिरण्य परिमाण वाची पूर्व पदम है ना। हिरण्य पर और परिमाण दोनों अर्थों को कहने वाला, जो मतलब हिरण्य का अर्थ वैसे सोना होता है, किंतु वो हिरण्य शब्द यदि परिमाण को कह रहा हो, हिरण्य शब्द परिमाण को कह रहा हो तो हिरण्य परिमाण वाची शब्द पूर्व पद में और धन उत्तर पद में, तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा विकल्प से। जैसे द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य, इति द्विसुवर्णम बना। तो यहाँ पर जो सुवर्ण शब्द है तो सुवर्ण शब्द वैसे सोने को कहते हैं, ठीक है ना। और सुवर्ण जो है वो परिमाणवाची के रूप में देखा जाए यदि तो 16 माशा है ना। सुवर्ण परिमाण क्या होता है, 16 माशे को कहते हैं। तो सामान्य रूप से सुवर्ण शब्द हिरण्यवाची हो गया, धन स्वर्ण को कह रहा है, और ये परिमाणवाची भी है यहाँ पर। तो इस रूप में द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य इति द्विसुवर्णम, द्विसुवर्णम एव धनम, द्विसुवर्णम एव धनम इति द्विसुवर्ण धनम। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सुवर्ण शब्द परिमाण और स्वर्ण दोनों को कह रहा है। इस प्रकार के हिरण्य परिमाण वाची सुवर्ण शब्द का द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य, इस तद्धितार्थ में तद्धितार्थोत्तर पद समाहारित से समास कर लिया हमने, तो क्या बना द्विसुवर्ण, ठीक है। और फिर द्विसुवर्णम एव धनम, फिर उत्तर पद परे रहते हुए उससे समास होता है, तो द्विसुवर्णम धनम इति द्विसुवर्ण धनम, है ना। तो ऐसा विग्रह करके पुनः आपने उसी सूत्र से समास हो गया। तो जो द्विसुवर्णम में समास हुआ उसको समासस्य से अंतोदात्त होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे सिद्धि करते हैं। तो द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके यहाँ पर हमने प्रत्यय क्या किया, प्राग्वतेष्ठे से ठय प्रत्यय, प्राग्वतेष्ठे से ठय प्रत्यय करेंगे। तदस्य परिमाणम के अधिकार में प्राग्वतेष्ठे से ठय का अधिकार वहाँ पर चल रहा है, तो ठय प्रत्यय होगा। उसका अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। फिर उसका धन शब्द के साथ पुनः कर्मधारय समास हुआ, द्विसुवर्णम एव धनम इति द्विसुवर्ण धनम। अब इसको प्रकृति स्वर होगा। पहले जो द्विसुवर्णम परिमाणम द्वे सुवर्णे परिमाणम अस्य, ऐसा विग्रह करके तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से तद्धितोत्पत्ति विषय में समास किया, और तदस्य परिमाणम इस सूत्र से प्राग्वतेष्ठ के अधिकार में होने के कारण से ठय प्रत्यय हुआ। उस ठय प्रत्यय का अध्यर्थ पूर्व द्विगोर लुग संज्ञायाम से लुक हो गया, क्या रह गया, द्विसुवर्णम। फिर द्विसुवर्णम एव धनम, ये धनम उत्तर पद रहते तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च से पुनः समास हो गया, ये कर्मधारय समास हुआ, ठीक है, समानाधिकरण होने के कारण से। तो द्विसुवर्ण धनम बना। अब इसमें द्विसुवर्णम पूर्व पद है, उसको प्रकृति स्वर होगा, तो समासस्य से अंतुदात्त हो जाएगा। तो द्विसुव अनुदात्त न उदात्त धास्वरित, आ गया समझ में। और दूसरा क्या रहेगा, पूरा द्विसुवर्ण धनम अंतोदात्त होगा समासस्य से। एक बार द्विसुवर्णम का समासस्य से न अंतोदात्त होगा, और एक बार पूरा ही समास अंतोदात्त होने से द्विसुवर्ण ध अनुदात्त न उदात्त, ये स्वर सिद्धि समझ में आ गई। तो एक सुवर्ण 16 माशे का, तो दो सुवर्ण 32 माशे का, तो ये परिमाण होगा। प्रथमो चिरोप संपत्तौ, प्रथमा का एक वचन, अचिरोप संपत्तौ सप्तमी का एक वचन।
न चिरा अचिरा, अचिरा उपसंपत्तिः उपश्लेषः संबंधः इति अचिरोपसंपत्तिः, तस्मिन् अचिरोपसंपत्तौ। तो अचिरकाल तक, अचिरकाल मतलब चिरकाल मतलब देर तक, अचिरकाल मतलब थोड़ी देर तक का ही संबंध है जिसमें, वो कहलाएगी अचिरोपसंपत्ति। अर्थ करेंगे, अचिरोपसंपत्तौ गम्यमानायां प्रथम शब्दः पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति विकल्पेन। अन्यत्र से हम प्रवृत्ति आ रही है, कहाँ से आ रही है? ईशदन्यतरस्यां। कहते हैं अचिरोपसंपत्ति अर्थात थोड़ी देर का ही संबंध यदि गम्यमान हो तो प्रथम शब्द पूर्व पद में प्रकृति स्वर को प्राप्त होता है। उदाहरण है प्रथमश्चासो वैयाकरणश्चेति प्रथम वैयाकरणः। तो प्रथम वैयाकरण तो कभी पहला वैयाकरण है, तभी व्याकरण के साथ इसका थोड़ी देर का संबंध है। ठीक है ना, जिन्होंने मतलब व्याकरण पढ़ना प्रारंभ ही बस किया है तो उनको हम क्या कहेंगे? ये प्रथम वैयाकरण है। तात्पर्य क्या हो गया कि बस प्रारंभिक है ना, थोड़ी देर कुछ ही दिन हुए हैं इसको व्याकरण से संबंध स्थापित किए हुए, तो प्रथम वैयाकरण। कुछ लोग भाई वर्षों से पढ़ रहे हैं तो वो प्रथम वैयाकरण नहीं होंगे, पर जिनके भी प्रारंभिक सरलतम विधि हुई, प्रथम वृत्ति भी प्रारंभ हुई है तो उनको क्या कहेंगे? प्रथम वैयाकरण। तो व्याकरण ग्रंथ के साथ उसका संबंध अभी कुछ ही दिनों का है, ये अचिरोपसंपत्ति है। तो प्रथमश्चासो वैयाकरणश्च इति प्रथम। तो समास क्या हो जाएगा? प्रथेरमच से प्रथम शब्द बनता है, पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है, तो प्रथेरमच चिता संतोदात हो जाएगा। तो प्रथा अनुदात म उदात्त, प्रथा अनुदात म उदात्त वही स्वरित हो जाएगा। उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित होकर के प्रथा अनुदात म उदात्त वही स्वरित। और एक बार क्या हो जाएगा? प्रथम वैयाकर सारा अनुदात्त न उदात्त समास से लग जाएगा। ठीक है। कतर कतमो कर्म धारये, कतर कतमो प्रथमा का द्विवचन, कर्म धारये सप्तमी का एक वचन। कतरश्च कतमश्चेति कतर कतमो, कर्म धारये समासे कतर कतमो पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति। या कतर कतम इत्येतौ शब्दौ पूर्वपदौ प्रकृति स्वरे भवतः। कर्मधारय समास में कतर और कतम जो पूर्व पद में होगा उसको प्रकृति स्वर होगा। कतर कठः, कतर कठः, कतर कतम कठः, कतम कठः विकल्प से होना है। तो ये कतर और कतर शब्द कैसे बनते हैं? दतरच दतमच चित होने से अंतोदात हो जाएगा पूर्व पद। तो कत अनुदात र उदात्त का स्वरित, यही स्वर रहेगा ना? क्यों? कतर ये शब्द आपका कैसा है? चिता से अंतोदात रहेगा। तो क र कट, कत अनुदात र उदात्त का स्वरित। और एक बार पूरा कतर कठः अंतोदात होगा, तब र भी अनुदात, क भी अनुदात, किल्ठा उदात हो जाएगा। इसी प्रकार कतम कठः और कतम कठः सिद्धि कैसे होती है? किम शब्द से किस सूत्र से होता है? डतरच करते हैं। डतरच किससे होगा? तो बाबू होना जाति परिप्रश्न डतमच हो गया। डतरच किम्यतदोर निर्धारण है, दो के निर्धारण में डतरच, बहुतों में डतमच। तो कतरह कतमा फिर क्या होता है? किम आगे डतरच, डतर का बचा अतर, क्या होगा? किम के टी भाग का लोप हो जाएगा। किससे? लोप कहा तो बच गया क, आगे अतर में कत कत। चलो, और समास किससे हो जाएगा? कतर कतमो जाति परिप्रश्न से समास हो जाएगा। आर्यो ब्राह्मण कुमारयो हो, आर्य प्रथमा का एक वचन, ब्राह्मण कुमारयो हो सप्तमी का। ब्राह्मणस्य कुमारस्य ब्राह्मण कुमारौ तयोः ब्राह्मण कुमारयो।
ब्राह्मण कुमार शब्दयोः उत्तरपदयोः आर्य शब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। कर्मधारय समासे, ठीक है। ब्राह्मण और कुमार पद उत्तर पद में हो, आर्य शब्द पूर्व पद में हो तो प्रकृति स्वर होता है कर्मधारय समास में विकल्प से। आर्य ब्राह्मण, आर्य ब्राह्मण, आर्य कुमार, आर्य कुमार। आर्यश्चासो ब्राह्मणश्चेति आर्य ब्राह्मण, तो एक बार समास से अंतोदात्त रहेगा, एक बार प्रकृति स्वर होगा। तो प्रकृति स्वर में क्या होगा? आर्य शब्द में क्या प्रत्यय हुआ है? ण्यत हुआ है रिगतो धातु से। ण्यत कैसा? तिथ है, तो तिथ स्वरितम से स्वरित होगा। तो आ उदात्त, आ अनुदात्त, या स्वरित, आ अनुदात्त या स्वरित, ठीक है। और पक्ष में क्या हो जाएगा? समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। राजा च, राजा प्रथमा के एकवचन च द्विपदम। ब्राह्मण कुमारयोः उत्तरपदयोः राजन शब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति विकल्पेन कर्मधारये समासे। राजा चासौ ब्राह्मणश्चेति राजब्राह्मणः, राजा चासौ कुमारश्चेति राजकुमारः। राजन का क्या स्वर होगा बताइए? चिता कहाँ लगेगा राज्य में? कनिन प्रत्ययांत है। राजन शब्द कैसा है? कनिन प्रत्ययांत है, इसलिए इनित्यादि नित्यम से आद्युदात्त होगा। तो रा उदात्त, जा स्वरित, ज स्वरित है ना। कनिन यु वृषि तक्षी राजन धन विद्युत प्रतिदिवः, इससे ठीक है। कनित स्वर से क्या हो गया? आद्युदात्त हो गया, और एक बार समासस्य से अंतोदात्त रहेगा। षष्ठी प्रत्ययनसी, प्रत्ययनसी सप्तमी का एक वचन। राजा के नृत्य आ रही है, सार्थक जाएगी। प्रतिगतम एनः पापम यस्य स प्रत्ययनाः तस्मिन् प्रत्ययनसी, है ना, जिससे पाप हट गया। एनः मतलब पाप। चलिए, षष्ठ्यन्तः राजशब्दः पूर्वपदं प्रत्ययनसी उत्तरपदे विकल्पेन प्रकृतिस्वरं भवति। प्रत्ययनसी उत्तरपदे षष्ठ्यन्तः राजन शब्दः पूर्वपदं प्रकृतिस्वरं भवति। राजन शब्द पूर्वपद में प्रकृतिस्वर होगा। राज्यः प्रत्ययनाः इति राज्यः प्रत्ययनाः, राज प्रत्ययनाः। यहाँ पर क्या होता है? तो षष्ठ्या आक्रोश सूत्र से यहाँ पर एक बार क्या हो जाता है? अलुक हो जाता है। तो राज्य प्रत्ययनाः, राज्य प्रत्ययनाः ऐसा रहेगा। तो रा का तो स्वर वही रहेगा, है ना, आद्युदात्त कनिन होने के कारण से, और एक पक्ष में अंतोदात्त पूरा समास। और राज प्रत्ययनाः, राज प्रत्ययनाः जो षष्ठ्या आक्रोशे से षष्ठी का अलुक होता है वो विकल्प से होता है। तो एक बार षष्ठी का अलुक होगा तो राज्य प्रत्ययनाः यही सुनाई देगा, और एक बार जब लुक होगा तो राज प्रत्ययनाः, तब क्या हो जाएगा? राजन गस नकार का लोप हो जाएगा। नकार का लोप कैसे होगा बताइए? पद संज्ञा कैसे होगी? अंतर्वर्तनी विभक्ति को मान करके। कैसे होगी? अंतर्वर्तनी विभक्ति को प्रत्यय लक्षण मानेंगे तो फिर स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान से पद संज्ञा होगी, और उसके पश्चात राजन के नकार का नलोप प्रातिपदिक अंतस्य से लोप होकर के बन जाएगा राज प्रत्ययनाः, ठीक है ना। जिस प्रकार से 4 उदाहरण बन गए आपके। कितने नित्यार्थे? सप्तमी का एक वचन, नित्यार्थे सप्तमी का एक वचन। नित्यः अर्थो यस्य स नित्यार्थः तस्मिन् नित्यार्थे। अन्यतरस्यां प्रकृत्या पूर्वपदम, सभ्य वृत्तियां आ रही हैं। कृतान्ते उत्तरपदे नित्यार्थे समासे पूर्वपदम प्रकृतिस्वरं भवति अन्यतरस्यां। कृतान्ते उत्तरपदे, कृतान्त उत्तर पद में हो, नित्यार्थ समास हो, नित्य समास हो तो पूर्व पद में प्रकृतिस्वर होता है विकल्प से। नित्यम प्रहसितः इति नित्य प्रहसितः, नित्य प्रजल्पितः, है ना। सतत प्रहसितः, सतत प्रहसितः। नित्य शब्द कैसे बनता है? यहाँ पर समास कालः से होगा।
किससे होगा? काल का अत्यंत संयोगम्यमान होने पर होता है ना। तो नित्यम प्रहसितम, तो नित्य जो है वो द्वितीयांत तत्पुरुष है, सदा हंसता हुआ, यही तो उसका अर्थ होता है अत्यंत संयोगम्यमान होने पर, मतलब हमेशा ऐसा रहना। तो नित्य प्रहसित। अब नित्य शब्द की सिद्धि देखेंगे, पूर्व पद को प्रकृति स्वर करना है। तो त्यप नेर ध्रुवे, ये वार्तिक है। त्यप नेर ध्रुवे, नी उपसर्ग से त्यप प्रत्यय होता है ध्रुव अर्थ में। ध्रुव मतलब अटल। तो नित्य का अर्थ क्या हो गया? जो हमेशा रहे। तो नित्य शब्द कैसा हुआ? त्यप प्रत्ययांत हुआ, तो पित्त होने से यह अनुदात्त होगा। यह अनुदात्त रहा। और नी का स्वर क्या होगा? उपसर्गाश्चाभिवर्जम से उदात्त होगा। तो नी उदात्त या अनुदात्त, फिर उदात्त सूत्र अनुदात्त को स्वरित हो जाएगा। तो क्या बनेगा? यह स्वरित शेष एक श्रुति, और एक बार क्या हो जाएगा? नित्य प्रहसी सारा अनुदात्त रहेगा, त उदात्त रहेगा। पक्ष में समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। सतत शब्द कैसे बनता है? हाँ, दोनों विस्तारे धातु तथा प्रत्यय। फिर हाँ बोलिए, वार्तिक याद है? कारिका है, दोहराना है। क्या है कारिका? नहीं याद है। क्यों नहीं याद है? कितने बार आप लोगों को बताया, कितनी बार कहते हैं कि सारी कारिकाओं को, वार्तिकों को प्रतिदिन दोहरा लिया करें। नहीं प्रतिदिन दोहराओ तो कम से कम सप्ताह में दोहराया करो, तो याद रहेंगे। समोवा हित ततयोर्वा, ये कारिका का अंश है। उससे सम के मकार का लोप हो जाएगा और तन के नकार का अनुदात्तोपदेश वनति तनोत्यादि नाम अनुनासिक लोपो झलिक इंगिति, इससे उसका नकार का लोप होगा, तो सतत शब्द बनेगा। तो जो सतत शब्द हुआ ये कैसा हो गया? त प्रत्ययांत उत्तर पद में हो गया। तो थाथ घैंगता जवित्र का नाम से त प्रत्यय को उदात्त होगा। तो सतत शब्द जब भाव में त प्रत्यय करेंगे तो थाथ घैंगता जवित्र का नाम से अंतोदात्त होगा। तो उस समय स त अनुदात्त त उदात्त प्रस्वरित हो जाएगा। तब प्रत्ययांत है, भाव में है, तो तब प्रत्यय उदात्त होगा। था तक एकता जवित्र कारणम से सा का अनुदात्त और प्रस्वरित होगा। और जिस पक्ष में तब प्रत्यय कर्म में आएगा उस पक्ष में लग जाएगा गति अनंतरम। तांते कर्मणि उत्तर पदे गति पूर्वपदम प्रकृति स्वरम भवति, तब ये उदात्त होगा, ये दोनों अनुदात्त रहेंगे और त को स्वरित होकर के सा त प्रहसितः एक श्रुति में हो जाएगा। तो ये तो आपका वो वाला स्वर है जब पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा। तो पूर्व पद को प्रकृति स्वर में भी दो स्वर बनेंगे। यदि भाव में तब प्रत्यय करेंगे तो तब प्रत्यय उदात्त होगा, यदि कर्म में तब प्रत्यय करेंगे तो गति अनंतरा से स उदात्त होगा। और जिस पक्ष में प्रकृति स्वर नहीं होगा उस पक्ष में समासस्य से अंत उदात्त होकर के स त प्रहसी सारा अनुदात्त और त उदात्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये स्वर बनेगा। आगे समझ में, नित्य शब्द त्यपने ध्रुवे से बना। सतत शब्द समपूर्वक तनुविस्तारे धातु क प्रत्यय सम के मकार का लोप होकर के बना। और भाव में करेंगे तो ठात घैंता जवित्र का नाम, और यदि कर्म में करेंगे तो गति अनंतरा से पूर्व पद को प्रकृति स्वर, उसमें भी उपसर्गाष्टाभिवर्जम से स को फिर उदात्त होगा। और जिस पक्ष में प्रकृति स्वर नहीं होगा उस पक्ष में समासस्य से अंतोदात्त हो जाएगा। तो बनेगा आपका सतत प्रहसितः। ग्रामः शिल्पिनी, ग्रामः प्रथमा का एक वचन, शिल्पिनी सप्तमी का एक वचन। ग्राम शब्द पूर्वपदम शिल्पवाचिनी उत्तर पदे प्रकृति स्वरम भवति विकल्पेन। ग्रामवाची शब्द पूर्व पद में हो, शिल्पी शब्द ग्राम शब्द पूर्व पद में हो, शिल्पी वाची ठीक है ना उत्तर पद में हो तो प्रकृति स्वर होगा। जैसे ग्राम नापितः, ये सब शिल्पकार होते हैं, चाहे वो नाई हो, चाहे वो कुम्हार हो, चाहे वो जुलाहा हो,
चाहे वो गायक हो, कोई भी, ये सब शिल्प है, जो भी कला है किसी भी प्रकार की, वो सब वही है। तो ग्राम नापिता, ग्राम नापिता, ग्राम शब्द कैसा बना था आपको मालूम है? तो आदि उदात्त होगा ये, तो ग्रा उदात्त म स्वरित, ठीक है, उसे नित माना गया है वो। ग्राम कुलाला का भी स्वर क्या रहेगा? और ग्राम नापिता है, एक बार समास से संत उदात्त हो जाएगा। ग्राम कुलाला में एक बार ग्रा उदात्त म स्वरित और एक बार ग्राम कुला अनुदात्त ल उदात्त, इस प्रकार से स्वर रहेगा। तो गांव का कुम्हार, गांव का नापित, पहले जो भी मतलब गांव, हर गांव में पंचकारुकी होते थे। पंचकारुकी यानी 5 शिल्पी हमेशा रहते थे, एक नाई, एक कुम्हार, एक बढ़ई, ठीक है, और धोबी हो गया, जुलाहा हो गया। तो ये मतलब उस गांव के ही रहते थे, और फिर कोई भी आवश्यकता पड़ गई तो उस गांव का वो लोग देखते थे। इसी प्रकार से गांव का अपना एक वैद्य हो गया, गांव का एक पुरोहित हो गया, तो वो उस गांव का जो भी कार्य होता था इस प्रकार का वो करते थे। तो ये सब वही उसके अंतर्गत आ जाएंगे। राजा च प्रशंसायाम, राजा प्रथमा का एक वचन, च द्विपदम, शिल्पीवाचिन उत्तरपदे राजन शब्द पूर्वपदम विकल्पेन प्रकृतिस्वरम भवति प्रशंसायाम गम्यमानाय। ये प्रशंसा गम्यमान हो रही हो तो राजन शब्द पूर्व पद में है, शिल्पीवाची उत्तर पद में है, तो भी पूर्व पद को प्रकृति स्वर होगा, ठीक है। राजनापिता है, राजनापिता है, राजकुलाल, राजकुलाल। यहाँ पर प्रशंसा क्या है? यहाँ पर षष्ठ्यंत पूर्व पद में नहीं है, कर्मधारय समास है। राजा चासौ नापितश्च, राजा चासौ नापितश्च, तो तात्पर्य क्या हो गया? मतलब उनमें जो मतलब जो राजा के अंदर जो गुण होने चाहिए, मतलब उस प्रकार का। राजा चासौ नापितश्च, मतलब कि राजा नाई बन गया। वो नापितों में भी जो एक राजा के अंदर गुण होने चाहिए शासन इत्यादि करने का, और जो एक विशेष गुण वो उस प्रकार का है, मतलब नापितों में जो प्रधान हो गया, तो राज नापित। तो इस प्रकार से राजा के गुण का अध्यारोप कर दिया गया नापित में। तो राजा के जो गुण होते हैं कुशल प्रशासन इत्यादि है, तो वो किसी में भी हो सकते हैं, बेशक वो राजा पद पर नहीं है फिर भी वो गुण उसके अंदर हो सकते हैं, तो इस रूप में हो गया। यदि हम षष्ठी तत्पुरुष भी माने राज्य नापिता, तो भी प्रशंसा है कि भाई इसके अंदर कुछ तो खासियत होगी जो राजा के उसमें इसको नियुक्त किया गया है, मतलब उनके भी अलग अलग होते हैं अपने नापित इत्यादि, तो सामान्य तो वैसे हो गए, किंतु राजा के राजमहल का ये नापित है तो कुछ तो उसके अंदर विशेषता होगी और ज्यादा अच्छा कार्य करता होगा, ये उसकी प्रशंसा है। तो षष्ठी तत्पुरुष करें तो भी प्रशंसा है, कर्मधारय करें तब तो राजा के गुणों का उसमें अध्यारोप करके राजनापिता राजकुलाल, ठीक है। तो स्वर वही रहेगा, रा उदात्त ज स्वरित, ठीक है, और एक बार पक्ष में क्या हो जाएगा? पूरा अंतोदात्त रहेगा समासस्य से। तो यहाँ तक ही आपका पूर्व पद को प्रकृति स्वर का जो प्रकरण था प्रकृत्या पूर्व पदम से, वो यहाँ पर समाप्त हो गया। अतः आज का पाठ इतना ही रखेंगे, शेष आप